नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लर्निफाई की यूट्यूब चैनल में। यह है अपनी आधुनिक भारतीय इतिहास की सीरीज़, जिसमें आज हम देखने वाले हैं स्वतंत्र राज्यों के उदय के बारे में। देखिए, जो पिछला लेक्चर था उसमें हमने देखा था कि किस प्रकार से 18वीं सदी के संक्रमण काल जो था उसमें मुग़ल साम्राज्य का पतन हो जाता है, और उस पतन के पीछे कारण भी हमने जाने थे कि किस प्रकार से मुग़ल सेना में कोई नए इन्वेंशन नहीं आए थे और जो मुग़ल शासक हुए वो कमज़ोर सिद्ध हुए, दरबार में गुटबंदी होने लगती है ना, बाहर से आक्रमण होने लगते हैं। इस प्रकार से हमने बहुत सारे कारण उसमें देखे थे। जो शासक होते हैं उनकी गलत नीतियाँ वगैरह हो गई, ये सब हमने पिछले लेक्चर में देख लिए थे। फिर मैंने आपको बताया था कि ये जो गवर्नर्स जो मुग़ल दरबार में हुआ करते थे, उन्होंने बाद में क्या किया कि उस दरबार की उस राजनीति से और दरबार में जो पॉलिटिक्स वगैरह हो रही थी, जो गुटबंदी हो रही थी, उससे कुंठित होकर वो लोग अपना क्षेत्रीय राज्य बनाने में कामयाब हो जाते हैं, और वो समझते हैं कि हम अगर कोई क्षेत्रीय राज्य अपना स्वतंत्र बना लें वही अच्छा रहेगा, तो इसलिए वो अपना राज्य बना लेते हैं। अब इन नए राज्य बनाने वालों में देखिए दो प्रकार के लोग थे। एक तो वो जो मुग़ल जो दरबार था उसमें पहले से मौजूद थे, जैसे उनके गवर्नर वगैरह थे वो, और एक ऐसे जो मुग़ल साम्राज्य से विरोध में ही हमेशा रहा करते थे वो। तो आज जो हम राज्यों के बारे में देखने वाले हैं उनमें मुख्यतः उन राज्यों के बारे में देखेंगे जो कभी ना कभी मुग़ल दरबार में जो है गवर्नर वगैरह या मुग़ल साम्राज्य के गवर्नर वगैरह वो हुआ करते थे, मनसबदार वगैरह हुआ करते थे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। ठीक है, देखिए वही जो मैंने आपको कल के लेक्चर में बताया था कि जैसे ही औरंगज़ेब मरा है ना, औरंगज़ेब के मरने के बाद में जो अगले शासक आए वो अगले शासक बड़े कमज़ोर सिद्ध हुए, और उसके बाद से जो है वो वाली शक्ति नहीं रह गई अब मुग़ल साम्राज्य में जो औरंगज़ेब के काल तक हुआ करती थी। और उस काल में देखिए जो जितने भी नए राजा सम्राट जो है बादशाह सत्ता में आए, वो एक तो उनकी आयु बहुत हुआ करती थी, वो वृद्धावस्था में तो वो सत्ता में आ रहे थे, और दूसरी जो वजीर लोग थे है ना, वो उनको बिठा रहे थे सत्ता में, वो कठपुतली की तरह काम कर रहे थे। इस प्रकार से केंद्रीय सत्ता कमज़ोर हो गई, और जो स्वतंत्र सत्ता स्थापित करने में फिर जो गवर्नर थे वो कामयाब हो जाते हैं। जैसे अवध में, बंगाल में, हैदराबाद में और मैसूर में इस प्रकार से विद्रोह हो जाते हैं, और वो अपनी स्वतंत्र सत्ता का वहाँ पर स्थापना कर लेते हैं। तो उसी के क्रम में हम सबसे पहले देखेंगे बंगाल में। सबसे पहले जो है वो स्वतंत्र सत्ता कहाँ स्थापित होती है? बंगाल में होती है। तो बंगाल का जो शासक होता है वो होता है मुर्शिद कुली खां। देखिए, मुर्शिद कुली खां पहले होता है हिंदू, दक्षिण भारत में का ये ब्राह्मण होता है, बाद में अपने आप को ये मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट कर लेता है, और फिर ये दिल्ली दरबार में भी रहता है, और उसके बाद में ये चला जाता है बंगाल, और बंगाल का इसे वहाँ का सूबेदार बना दिया जाता है। इसलिए देखिए वहाँ पर जाके फिर ये अपनी स्वतंत्र सत्ता ही स्थापित कर लेता है। ये बड़ा ही योग्य आदमी हुआ करता था, योग्यता वाला आदमी था, तभी योग्य था, तभी तो एक नया अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया है ना। ठीक है, औरंगज़ेब ने क्या किया था? 1700 ईस्वी में मुर्शिद कुली खां को बंगाल का दीवान बनाया था। अब देखिए दीवान कौन था? दीवान कौन होता था? दीवान मतलब वित्त मंत्री एक तरीके का, मतलब बंगाल का जो सूबेदार होता था उसके अंडर में ये काम करता था, वित्त मंत्री हुआ करता था वहाँ का दीवान, है ना। फाइनेंस मिनिस्टर के जैसे दीवान होता था वो, वहाँ का कर कितना मिलेगा नहीं मिलेगा वो सारा काम ये देखा करता था। ठीक है, उसके बाद में औरंगज़ेब मर गया। औरंगज़ेब के बाद में बहादुर शाह बनता है, बहादुर शाह के बाद में जहांगीर शाह राजा बनता है, और जहांगीर शाह के बाद में आता है फर्रुखसियार, है ना, जो 1713 से लेकर 1719 तक के लिए राजा रहता है। तो फर्रुखसियार ने फिर उसको क्या कर दिया? सूबेदार के रूप में उसकी नियुक्ति कर दी थी। देखिए पहले वो दीवान था, फाइनेंस मिनिस्टर, सूबेदार के अंडर में काम करता था। अब फर्रुखसियार ने उसे क्या किया? दीवान के साथ साथ वहाँ का अब उसे सूबेदार भी बना दिया बंगाल का, इस प्रकार से, है ना। पर वास्तविक सत्ता का शासन तो देखिए वो तभी से करने लगा था जब उसे दीवान बनाया गया था, क्योंकि इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा हुआ करता था, है ना। हालांकि ये बादशाह को नियमित रूप से नजराने की रकम जो होती थी ना, सालाना जो पेशगी होती थी, वो तो ये बादशाह को भेजता ही रहता था। अब जो राजधानी थी ढाका, ढाका से ये मुर्शिदाबाद ले जाता है। तो याद रखना, बंगाल की राजधानी क्या थी? आज के जैसे कलकत्ता नहीं, कलकत्ता तो अंग्रेजों ने बनाई थी राजधानी, फिर ये ढाका होती थी पहले, फिर मुर्शिदाबाद ये अपनी राजधानी ले जाता है। अब ये क्या करता है? वहाँ पर जागीर के जो बड़े बड़े भूभाग हुआ करते थे उनको खालसा भूमि में वो परिवर्तित कर देता है। वहाँ पर कोई खाली ज़मीनें पड़ी थी उन सब में ये कृषि करना शुरू कर देता है, और बंगाल को एकदम पूरा समृद्ध प्रांत बना देता है। कल के लेक्चर में भी मैंने डिस्कस किया था कि देखिए
जैसे अगर दक्कन वाले क्षेत्र वो घाटे के क्षेत्र थे, तो इस प्रकार से बंगाल वाले जैसे क्षेत्र हो गए, अवध वाले क्षेत्र हो गए, ये वाले क्षेत्र क्या है, अधिशेष वाले क्षेत्र भी हुआ करते थे। तो इस बंगाल में क्या हुआ करता था, ये अधिशेष वाला क्षेत्र हुआ करता था। विदेशी व्यापार यहाँ से हुआ करता था। यूरोपीय जो कंपनियाँ हुआ करती थी, डच, फ्रांस की और अंग्रेज जो कंपनियाँ थी, वो यहाँ से व्यापार किया करती थी, है ना। यहाँ से देखिए रेशम का व्यापार होता था, चीनी का यहाँ से व्यापार होता था, शोरा जो होता था उसका व्यापार होता था, है ना। ये यहाँ से चीन की तरफ भेजा करते थे, मलय प्रायद्वीप की तरफ और पश्चिमी देशों में ये भेजा करते थे। तो उसी विदेशी व्यापार के दम पर बंगाल खूब फला फूला था, है ना। इस प्रकार से बंगाल जो है वो खूब समृद्ध प्रांत बन जाता है। ये देखिए, ये है मुर्शिद कुली खान और ये बंगाल आप देखिए पुराना जो है भारत का नक्शा है। इसमें ये वाला पूरा क्षेत्र जो है ये बंगाल का क्षेत्र हुआ करता था, जिसमें आज का बंगाल, बिहार और उड़ीसा और आसाम का कुछ पार्ट भी आया करता था, है ना। ठीक है, अब ने ये क्या करता है मुर्शिद कुली खान, जो बड़े बड़े ज़मींदार हुआ करते थे और उनको ये खूब प्रोत्साहन देता है कि आप तो खेती करो खूब, है ना। तो ये उनको बहुत सारा उनको प्रोत्साहन देता है खेती करने के लिए, और राजस्व भुगतान की जिम्मेदारी वो ले लेते हैं। कौन? ज़मींदार। ये क्या करता था कि मुर्शिद कुली खान कि छोटे छोटे बहुत ज़मींदार हुआ करते थे ने, और छोटे छोटे किसानों से कर वसूलना इसे अच्छा नहीं लगता था। ये क्या सोचता था, इसका सोचना ये था कि छोटे छोटे लोगों की बजाय मैं ऐसा काम करता हूँ, कुछ बड़े लोगों से कर वसूलना ज़्यादा आसान रहेगा और ज़्यादा सही भी रहेगा, क्योंकि एक ज़मींदार के पास जब ज़्यादा ज़मीन रहेगी तो उसमें उसे कुछ नया इनोवेशन करने की संभावना उसके पास ज़्यादा होगी, है ना। इस प्रकार से वो बड़े बड़े ज़मींदारियाँ जो है वो बना देता है। इसके काल में हालांकि विद्रोह भी होता है सॉरी, जैसे सीताराम राय का विद्रोह हो गया, उदय नारायण राव का विद्रोह हो गया, गुलाम मोहम्मद का, सुजात खान, नजात खान, इस प्रकार से बहुत सारे विद्रोह भी होते हैं। पर ये सारे विद्रोहों को दबा देता है ना। और इन विद्रोह को दबा के वो जो जमींदारियाँ हुआ करती थी वो रामजीवन नाम का एक आदमी होता है उसको दे देता है। और हिंदू और मुसलमानों के बीच में ये कोई भेदभाव नहीं करता, जो आदमी योग्य है उसको रोजगार के अवसर प्रदान करता है। देखिए, अगर मैं यही तो कह रहा कि बहुत योग्य आदमी हुआ करता था, तो ये योग्यता पहचानता था, जो भी योग्य है उसको ये रोजगार देता था, उसको दरबार में रखता था। हिंदू मुस्लिम से इसे कोई मतलब नहीं था मुर्शिद कुली खां को। फिर देखिए 1717 ईस्वी में फर्रुखसियार ने जो फरमान जारी किया था। अब देखिए ये फर्रुखसियार का फरमान क्या था। फर्रुखसियार ने अंग्रेज लोगों को वहाँ पर करमुक्त कि आपको उससे चुंगी नहीं वसूली जाएगी, आप यहाँ पर जो है व्यापार आराम से कर सकते हो, और आप क्या करना कि कुछ सालाना पेश की रकम जो होती है वो मुझे दे देना। अब अंग्रेज इसका दुरुपयोग कर रहे थे। देखिए इसी दुरुपयोग के चक्कर में आगे जाके प्लासी की लड़ाई होती है, और आगे जाके बक्सर का जो युद्ध होता है वो इसी फरमान के दुरुपयोग के लिए ही वो होता है। आगे आने वाले चैप्टर्स में वो भी हम पढ़ेंगे, अभी सिर्फ इसका जिक्र आया तो आप इतना समझ लीजिए। तो वो लोग इसको दुरुपयोग इसका कर रहे थे, तो उस दुरुपयोग को रोकने के लिए भी इसने कदम उठाए थे, है ना। फिर देखिए इसके बाद में जब ये नवाब मुर्शिद कुली खां होता है, ये मर जाता है, तो मरने के बाद में इसका बेटी का बेटा होता है ना, यानी इसका दुहिता जो होता है सरफराज खां को ये नवाब बनाता है। परंतु इसका बाप जो होता है ना सरफराज खां का, शुजाउद्दीन, ये इसको हटाकर और शुजाउद्दीन खुद राजा बन जाता है ना, यानी इसका दामाद राजा बन जाता है। ये बनाया तो था अपने बेटे के बेटे को, अपने दोहिते को, मगर बन कौन जाता है बाद में, इसके बेटे मतलब उसको हटा के दोहिते को, और इसका दामाद राजा वहाँ का नवाब बन जाता है। ठीक है। अब मोहम्मद शाह कौन हुआ करता था? मोहम्मद शाह रंगीला, वही मुगल बादशाह हुआ करता था उस काल में। अब देखिए एक बार आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, मैं एक बार पहले ये बादशाहों का क्रम समझा देता हूँ। देखिए औरंगज़ेब मर गया, औरंगज़ेब ये मर जाता है 1707 ईस्वी में। अब देखें औरंगज़ेब के बाद में मुअज्जम नाम का इसका बेटा होता है, वो बहादुर शाह के नाम से राजा बनता है, बुढ़ापे में बनता है, ये भी 60 साल के आसपास। बहादुर शाह राजा रहता है 1707 से लेके 1712 ईस्वी तक ये राजा रहता है। उसके बाद में जहांगीर शाह राजा बनता है। ये बेचारा 1712 से 1713 तक 1 साल तक राजा रहता है। ये कठपुतली राजा ही होता है, जो सैयद भाई होते हैं ना, अली खां और वो जो एक और भाई होता है उनका, वो ही इसे राजा बनाते हैं। अब आता है फर्रुखसियार राजा बनता है 1713 से 1719 ईस्वी तक। फिर इसको भी अंधा करवा दिया जाता है, मार दिया जाता है। फिर देखिए
अब आता है मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह वही रंगीला वाला। इस रंगीला क्यों कहते हैं, कल के लेक्चर में आपने जान ही लिया होगा, रंगीली हरकतें इसके थी। तो ये होता है 1719 से लेके 1748 ईस्वी तक ये राजा रहता है। तो जो नादिर शाह का आक्रमण होता है ना, वो सारा आक्रमण इसी के काल में होता है। किसके काल में? मोहम्मद शाह रंगीले के काल में ही नादिर शाह का आक्रमण भारत पर होता है। तो इसी मोहम्मद शाह रंगीले की बात यहाँ पर हो रही है। और इसको फर्रुख सियार ने जो है वहाँ पर, औरंगजेब ने इसको नियुक्त किया था मुर्शिद कुली खां को। फिर फर्रुख सियार जो है और बहादुर शाह उसको मान्यता वहाँ पर दे देता है। फिर फर्रुख सियार जो है उसको भी वो भी मान्यता दे देता है ना। तो यही पढ़ रहे थे हम यहाँ। अब आ जाइए वापस यहाँ पर, है ना। तो मोहम्मद शाह जो था ना, मोहम्मद शाह रंगीला, उसने 1733 आते आते इसको बिहार की सूबेदारी भी दे दी। बंगाल की सूबेदारी इसके पास ऑलरेडी थी, है ना। अब बिहार की सूबेदारी भी इसको दे दी। इस प्रकार से बंगाल का नवाब जो है अब बंगाल, बिहार और उड़ीसा तीनों पर शासन करने लगा। तो इसके पास बहुत बड़ा साम्राज्य आ गया। बंगाल, बिहार और उड़ीसा का बहुत बड़ा साम्राज्य इसके पास आ जाता है। अब देखिए, शुजाउद्दीन जब मर जाता है तो शुजाउद्दीन के बाद में नवाब कौन बनता है? सरफराज खां, है ना। परंतु सरफराज खां, जिसको मुर्शिद कुली खां हालांकि बना के जाता है, पर इसका बाप शुजाउद्दीन बन जाता है। पर शुजाउद्दीन जब मरता है तो बेटा कौन बनता है? नवाब बनता है सरफराज खां। मगर सरफराज खां को तो अलीवर्दी खां का नाम का एक आदमी होता है, व्यक्ति होता है दरबार में, वो ग्रिया नामक स्थान पर इसको ले जाता है बेला फुसला कर टॉफी के लालच में, और इसको वहाँ पर मार देता है। तो इस प्रकार से सरफराज खां बेचारा तब भी राजा नहीं बन पाया। हालांकि इसके नाना इसको बना के गए थे, पर बाप के बाद में भी नहीं बन पाया। अलीवर्दी खां ने इसकी वर्दी उतार दी, इसको मार दिया ले जाके। ठीक है, अब राजा कौन बन गया? नहीं, इनकी राजा का मतलब नवाब, आप समझिएगा। नवाब कौन बन गया? अलीवर्दी खां, है ना। तो देखिए शुरुआत कहाँ से हुई? मुर्शिद कुली खां से। मुर्शिद कुली खां के बाद में राजा कौन बन गया? शुजाउद्दीन। शुजाउद्दीन के बाद में थोड़ी देर के लिए सरफराज खां बनता है, थोड़े दिनों के लिए। उसके बाद अलीवर्दी खां जो है वो राजा बन जाता है, यानी वहाँ का नवाब बन जाता है। अब देखिए मुगल बादशाह कौन हुआ करता था उस टाइम पे? मोहम्मद शाह रंगीला। इसको 2 करोड़ रुपए दे दिए। और मैंने आपको बताया रंगीला आदमी, इसको 2 करोड़ रुपए मिल गए। ठीक है, मैं तो और थोड़ा बढ़िया शराब जो है भाई, दूसरी बोतल लाओ भाई, वो ब्रांडी लाओ, ये लाओ, ये सब पीने में लगा रहा। उस काल में देखिए राजा यही है, 2 करोड़ रुपए दे देंगे तो लोग राजा बन रहे हैं वहाँ पर, लालच देके, भ्रष्टाचार करके, रिश्वत देके। ये राजाओं की उस काल में, मुगल सम्राटों की स्थिति हो गई थी। तो इसको 2 करोड़ रुपए दे दिए, और 2 करोड़ रुपए के बदले इसने, मोहम्मद शाह रंगीला ने, अलीवर्दी खान को वहाँ का वैध राजा घोषित कर दिया, वैध नवाब वहाँ का घोषित कर दिया बंगाल का। देखिए हालांकि इनकी सत्ता कमज़ोर हो गई थी मुगलों की, परंतु अभी भी एक सम्मान तो इनको भारतीय उपमहाद्वीप में प्राप्त था ही। एक आप समझ लीजिए कि नाम मात्र की शक्ति ही हो, परंतु इनकी परमिशन जरूर ली जाती थी, है ना। ये एक आप कह सकते हो कि प्रथा के तौर पर ही मान लीजिए। जैसे अगर राष्ट्रपति को देखा जाए भारत में, तो उसके पास नाम मात्र की शक्तियाँ होती हैं, परंतु उसके हर चीज़ पे हस्ताक्षर किसके होते हैं? राष्ट्रपति के। समस्त कार्यपालिका शक्तियाँ किसके नाम से की जाती हैं? राष्ट्रपति के नाम से। तो यहाँ तक अभी भी कोई भी युद्ध लड़ा जाता था, कोई भी काम होता था, है ना, जैसे कि जुम्मे की नमाज के बाद खुतबा पढ़ा जाता था, तो खुतबा किसके नाम से पढ़ा जाता था? मुगल बादशाह के नाम से ही पढ़ा जाता था अभी भी, है ना। सिक्के ढालने होते थे तो मुगल बादशाह का नाम होता था उसमें। कोई भी राजकीय आदेश जारी होता था तो उसमें ये लिखा होता है कि मुगल बादशाह फला फला मोहम्मद शाह के नाम से क्या आदेश के अनुसार ये काम हो रहा है। तो अभी भी उसको एक सम्मान तो प्राप्त था। इसलिए देखिए वैधता तो उससे हासिल अभी भी की जाती थी, और वो सब करते थे, चाहे वो मराठे हों, चाहे वो आप हैदराबाद का निज़ाम हो, चाहे कर्नाटक का नवाब हो, हर आदमी जो है, सब राजा इससे एक वैधता तो प्राप्त करते ही थे, है ना। सीधा सीधा वो संबंध इनसे बिगाड़ा नहीं करते थे, एक औपचारिक संबंध तो रखते थे, कुछ पेश की रकम भी भेजा करते थे सालाना, है ना, इस प्रकार से। अब देखिए पटना, ढाका और कटक, इस 2-3 बड़ी बड़ी जगह हुआ करती थी। कटक कहाँ है? उड़ीसा में। ढाका, पटना तो आपको पता ही है। ये अपने पसंद के उप नवाबों की नियुक्ति कर देता है अलीवर्दी खां। ये नवाब बन गया। उप नवाब मतलब अब एक सूबा हो गया, तो चीफ मिनिस्टर के जैसे ये हो गया, एक गवर्नर के जैसे उस काल में, है ना। और फिर इसके नीचे और जो छोटे छोटे सूबे हुआ करते थे ना, डीएम के जैसे आप मान लो, वो नियुक्त कर दिया, उप नवाबों की ये नियुक्ति कर देता है। अब मुगल दरबार को तो ये पहले तक तो देता था बाद में, पर अब आते आते मुगल दरबार को ये वार्षिक नजराना देना भी बंद कर देता है। और इसी के काल में, अलीवर्दी खां के काल में ही
मुग़लों से जो है पूर्ण संबंध जो विच्छेद हो जाता है वो इसी के काल में होता है। मुर्शिद कुली खां, शुजाउद्दीन तक तो वहाँ तक दिया जाता है, परंतु अब आके उनको नजराना देना भी बंद हो जाता है। मतलब अब ये लोग क्या करते हैं, अपना पूरा संपूर्ण रूप से स्वतंत्र राज्य स्थापित इनका हो जाता है। पर देखिए ये खूब इसके काल में फला फूला बंगाल। पर देखिए मैंने आपको बताया था कि मराठे बहुत लूट मार कर रहे थे, ये किसी के सगे नहीं थे, इसलिए इन्होंने इसके शासन में भी खूब लूट मार मचाई। देखिए मराठों को क्या था, ये लूट मार मचा के भाग जाया करते थे। जब तक राजा को पता लगता था तब तक तो जनता को लूट लाट के चले जाते थे, तो राजा इनसे परेशान हो जाते थे और ये फिर क्या करते थे, चौथ और स्वदेश मुखी वसूला करते थे। अब इनके बदले बाद में इसको बेचारे को 20 लाख हजार सालाना चौथ देना स्वीकार हुआ, है ना, और उड़ीसा प्रांत भी इसको देना पड़ गया मराठों को। तब जाके ये लोग राजी हुए। और उस टाइम में मराठों का नेता कौन था, राघोजी भोसले। ये राघोजी भोसले जो है, ये राघोजी भोसले की कमर कब टूटेगी, 1761 ईस्वी में इसकी कमर टूटेगी जब अहमद शाह अब्दाली से युद्ध होगा मराठों का। तो ये सबको लूटा करते थे। आगे आगे और देखेंगे कि इन्होंने पंजाब, जयपुर, है ना, यहाँ तक दिल्ली तक को लूटा था इन लोगों ने, है ना। इस प्रकार से अलीवर्दी खां के शासन में मराठों ने खलल डाला और जो इसका जो अच्छा खासा बिजनेस चल रहा था इसके काल में, अच्छा खासा सब फल फूल रहा था, वो थोड़े दिनों के लिए रुकता है। परंतु जो फिर जो डच व्यापारी थे, जो यूरोपीय और व्यापारी थे, उनकी वजह से ये व्यापार जो है फिर से वापस शुरू हो जाता है और बंगाल फिर से जो है फलने फूलने लगता है। ठीक है, अब देखिए अलीवर्दी खां का बेटा होता है सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला का नाम आपने सुना होगा, खूब वीर आदमी और अंग्रेजों के विरुद्ध जाने वाला। अगर देखो अगर सीधा सीधा तो सिराजुद्दौला ही राजा हुआ करता था। इसकी कहानी और पढ़ेंगे जब हम सेपरेटली प्लासी का युद्ध पढ़ेंगे ना आगे, है ना, तब भी इसके बारे में और पढ़ेंगे। तो सिराजुद्दौला को उत्तराधिकारी बनाया अलीवर्दी खान ने। अब देखिए 10 अप्रैल 1756 ईस्वी को सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बन जाता। अब ये नया नया लड़का एकदम जवान, खूब जोश इसमें, है ना। और दरबार में जो गुटबंदी हुआ करती थी, क्योंकि उस काल तक क्या था कि खूब वहाँ पर बैंकिंग घराने हो गए थे, नगर सेठ वहाँ पर हो गए थे। तो उन नगर सेठों की जो बैंकिंग घराने के लोग थे उनकी खूब दरबार में चलने लगी थी इस काल तक आते आते, है ना। तो उन लोगों का क्या हुआ था कि इससे डरने लगने लगता उनको कि यार ये तो नया नया जवान आदमी जोशीला नवाब बन गया, ये तो किसी के बाप की नहीं सुनेगा, ये तो अपनी चलाएगा। और ये इसको कठपुतली शासक के जैसे इस्तेमाल करना चाह रहे थे। इसलिए ये लोग क्या करते हैं, जैसे इसमें इसका भाई होता है चचेरा भाई शौकत जंग, इसकी माँ होती है घसीटी बेगम, है ना। एक घसीटी बेगम इसकी अलीवर्दी खां की बेटी होती है और सेना का सर्वोच्च सेनापति होता है मीर जाफर। ये सब लोग जो है ये इससे परेशान होते हैं और जो नगर सेठ जो होते हैं वो भी इससे परेशान होते हैं और इससे मतलब दुश्मनी जैसा रवैया अपनाते हैं। और ये लोग चले जाते हैं अंग्रेज़ों के पास में। और अंग्रेज़ों का उस टाइम पे यहाँ पर गवर्नर हुआ करता था क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव। अब रॉबर्ट क्लाइव में और इनके बीच में एक सांठगांठ हो जाती है। देखिए कितना दुर्भाग्य है, अगर ये सांठगांठ नहीं करते ना तो अंग्रेज़ शायद भारत पर जो है राज नहीं कर पाते, क्योंकि सिराजुद्दौला बहुत शक्तिशाली हुआ करता था, अंग्रेज़ों को हरा भी देता। पर ये एक यहाँ पर षड्यंत्र रचा गया सिराजुद्दौला के खिलाफ। खूब महान नवाब हुआ करता था। आजकल महान महान राजाओं की बात होती है परंतु सिराजुद्दौला जैसे राजाओं की बात नहीं करते, क्योंकि ये बेचारे सिर्फ मुस्लिम होने की वजह से जो तथाकथित संकीर्ण सोच के तुच्छ जो लोग हैं भारत में, वो ऐसे महान महान योद्धाओं के नाम नहीं लेते। जब स्वतंत्रता आंदोलन के वो गिनाते हैं और महान योद्धाओं के बारे में जैसे झांसी की रानी का नाम गिनाते हैं, तो इन लोगों के नाम नहीं गिनाए जाते हैं ना। और मैसूर के और एक महान योद्धा होते हैं, उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। लोग नाम ले ना ले, हम लेंगे, वीरों को हम जानते हैं ना, है ना। इस प्रकार से ये लोग गठबंधन कर लेते हैं अंग्रेज़ों के साथ में। और देखिए होता क्या है, सिराजुद्दौला जो है वो अंग्रेज़ों को बोलता है कि भाई साहब, अंग्रेज़ वहाँ पर फोर्टिफिकेशन कर रहे होते हैं। कहाँ पर? कलकत्ता में। अंग्रेज़ वहाँ पर अपना एक किला बनाने लगते हैं, पूरा गढ़ बनाने लगते हैं। ये मना करता भाई आप यहाँ पर गढ़ नहीं बना पाओगे। दूसरी बात, जो फर्रुखसियार ने इनको फरमान जारी करके व्यापार करने की सुविधा दी थी उसका ये दुरुपयोग करे जा रहे थे और इसकी वजह से भारतीय जो व्यापारी होते थे वो परेशान थे, क्योंकि उनसे तो टैक्स नहीं लिया जाता था पर भारतीय व्यापारियों से टैक्स लिया जा रहा है। इसलिए क्या होता था, इसलिए भारतीय व्यापारी को नुकसान होता था। परंतु फिर जब भारतीय व्यापारियों ने इससे शिकायत की तो सिराजुद्दौला ने भारतीय व्यापारियों से भी टैक्स लेना बंद कर दिया। अब भारतीय व्यापारी और यूरोपीय व्यापारी बराबर हो गए, तो इससे अंग्रेज़ों को अब भाई
उनको परेशानी होने लगी, क्योंकि अब भारतीय व्यापारियों से भी लोग उतना ही खरीदेंगे जितना उनसे खरीद रहे थे। वो चाहते थे कि हमसे ज़्यादा खरीदें, इसलिए अंग्रेज लोग जो है वो भी षड्यंत्र करने लगते हैं किसके खिलाफ, सिराजुद्दौला के। और एक ब्लैक होल की घटना होती है, क्योंकि सिराजुद्दौला जाता है वहाँ पर और जो बहुत सारे अंग्रेज अधिकारी होते हैं उनको हराता है और बहुत सारे अंग्रेजों को पकड़ के ले आता है और एक काल कोठरी में डाल देता है। उनमें से बहुत सारे लोग मर जाते हैं इसकी वजह से। फिर अंग्रेज लोग इसके विरुद्ध हो जाते हैं और जब लड़ाई होने वाली आती है प्लासी के मैदान में, है ना, प्लासी के मैदान में जब लड़ाई होने वाली होती है, मुर्शिदाबाद के पास में प्लासी नदी नदिया ज़िले के पास में पड़ती है ना, तो वहाँ प्लासी में लड़ाई होती है 1757 ईस्वी में। अब देखिए एक तरफ सिराजुद्दौला की सेना खड़ी है, सिराज वर्सेस अंग्रेज। अंग्रेज में क्लाइव था, ये ब्रिटिश यहाँ पर गवर्नर हुआ करता था। अब क्या था, दोनों तरफ की सेना आमने सामने खड़ी है और सिराज पूरी तैयारी के साथ खड़ा, पर बेचारे सिराज को पता ही नहीं था कि इसकी सेना का जो कमांडर हुआ करता था सेनापति मीर जाफ़र, वो पहले ही ब्रिटिशर के साथ मिल चुका है। इसलिए जैसा ही सिराज ने आदेश दिया आक्रमण का और इसकी सेना हिली ही नहीं और बड़ी आसानी से सिराजुद्दौला को पकड़ लिया गया और मौत के घाट उतार दिया गया। इस प्रकार से देखिए एक महान योद्धा का इसलिए हुआ मात्र सत्ता के लालच में मीर जाफ़र ने गद्दारी की भारत के साथ, और इन्हीं जैसे गद्दारों की वजह से ब्रिटिश लोग भारत में आए। और बाद में देखें मीर जाफ़र भी अंग्रेज़ों से परेशान हो जाता है और मीर जाफ़र के बाद में मीर कासिम को यहाँ का राजा बना दिया जाता है। मीर कासिम भी लालच में आके राजा बन जाता है और फिर मीर कासिम भी परेशान हो जाता है और फिर वापस मीर जाफ़र को बना दिया जाता है। इसकी चर्चा भी आगे पढ़ेंगे जब हम बक्सर के युद्ध की चर्चा करेंगे ना, ठीक है। अभी के लिए इतना काफ़ी है। अब देखिए सिराजुद्दौला को मार डाला गया। ये देखें ये मीर जाफ़र कैसे आके सलाम कर रहा है मीर इसको, रॉबर्ट क्लाइव को, है ना। इन्हीं जैसे गद्दारों की वजह से हम जो है अंग्रेज़ों को सौंपा गया था पूरा भारत। अंग्रेजों की क्या औकात थी भारत छीन लेते हैं। अब देखिए मीर जाफ़र जो है 1757 से लेकर 1760 ईस्वी तक नाम मात्र का शासन कर रहा होता है। नवाब यही था, क्योंकि अंग्रेज शुरू में कोई रिस्क नहीं लेना चाहते थे जनता के लिए कि जनता बगावत कर देगी अगर सीधे वो शासन करने लग जाएंगे तो ये क्या करते थे कि हाँ भाई नवाब ही शासन कर रहा है, हम नहीं कर रहे हैं, बस ये नवाब को नाम मात्र का शासन करने देते थे, उससे हस्ताक्षर करवाते थे, पर सारा काम अंग्रेज करते थे। अब देखिए ये मीर जाफ़र भी परेशान हो जाता है, इसलिए फिर मीर कासिम को नवाब बनाया जाता है, ठीक है। फिर मीर कासिम भी परेशान हो जाता है और मीर कासिम जो है फिर शुजाउद्दौला जो होता है अवध का नवाब और शाह आलम द्वितीय होता है मुग़ल शासक, उनके साथ मिलके बक्सर का युद्ध लड़ा जाता है इनके खिलाफ, परंतु वो हार जाते हैं और फिर से वापस यहाँ पर देखिए मीर जाफ़र को राजा बना दिया जाता है, ठीक है। और मीर जाफ़र जो है 1765 ईस्वी तक बंगाल का नवाब रहता है और मीर जाफ़र की मृत्यु के बाद में उसका बेटा होता है नजमुद्दौला, उसको गद्दी पर बिठा दिया जाता है। मगर देखिए सारी सत्ता अंग्रेज़ों के हाथ में ही रहती है और 1765 ईस्वी में ही जो है रॉबर्ट क्लाइव ने द्वैत शासन प्रणाली जो है लागू कर देता है बंगाल में। अब ये द्वैत शासन प्रणाली क्या है ये बाद में हम देखेंगे जब इसकी चर्चा कर रहे होंगे, ठीक है। इस प्रकार से 1772 तक द्वैत शासन चलता है और उसके बाद तो सीधे 1772 के बाद में बंगाल पर सीधा अधिकार किसका हो जाता है, ब्रिटिश लोगों का सीधा अधिकार हो जाता है। देखिए यूरोप के बारे में अलीवर्दीन खान ने एक बात कही थी कि यदि इन्हें न छेड़ा जाए तो ये शहद देंगी और यदि छेड़ा जाए तो काट कर मार डालेंगी, यानी मधुमक्खियों से तुलना की थी यूरोपियों की। शहद कैसे, मतलब अगर खूब व्यापार ये लोग देंगे हम लोगों को, खूब मुनाफा देंगे, अगर इनको छेड़ दिया तो फिर ये मारेंगे बहुत, है ना। इस प्रकार से हमने बंगाल को देख लिया, किस प्रकार से बंगाल स्वतंत्र हुआ और बाद में किस में मिल गया, ब्रिटिश इंडिया में मिल जाता है, ब्रिटिश लोग कब्जे में ले लेते हैं। इसी प्रकार बंगाल के जैसे ही अवध जो है वहाँ का भी नया शासक एक अलग स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिया जाता है। सादत खां नाम का एक दरबार में व्यक्ति होता है, मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में भी। तो सादत खां जो है उसे 1722 में अवध का सूबेदार बनाया जाता है। वो भी एक खूब निडर, तेज, दृढ़ प्रतिज्ञा आदमी हुआ करता था, है ना। फिर 1720 से लेकर 22 तक वो आगरा का सूबेदार हुआ करता था, है ना। उसने बगावती जमींदार जो हुआ करते थे उन सबको अनुशासन में ला दिया, सबको लठ के दम पे, तलवार के दम पे सबको एकदम वो अनुशासन में ला दिया, वित्तीय संसाधनों को उसने बढ़ा दिया, है ना। इस प्रकार से 1723 में एक नया राजस्व बंदोबस्त शुरू कर दिया सादत खान ने यहाँ पर। और बंगाल के नवाबों की जैसे ही उसने भी हिंदू मुसलमानों के बीच में कोई भी भेद नहीं किया। देखिए जो व्यक्ति शासन कला में एक आप कह सकते हो कि दक्ष होगा, वो आदमी कभी ऐसा नहीं करेगा। जैसे देखिए अकबर ने किया, नहीं किया, उसने हिंदू मुस्लिम में कोई भेदभाव नहीं किया, इसलिए वो इतना दिनों तक शासन कर पाया। और देखिए सादत खां
और वहाँ पर हमने देखा मुर्शिद कुली खां, इन लोगों ने कोई भेदभाव इनके लोगों के बीच में नहीं किया और इसने जागीरदारी प्रथा को जारी रखा। जागीरदारी प्रथा मतलब जागीर दे दी जाती थी और फिर वहाँ से टैक्स वसूल जागीरदारों से कर लिया जाता था, इस प्रकार से, है ना। देखिए 1739 में जब नादिर शाह आया था भारत में, जो ईरानी जो आक्रमणकर्ता होता है वो नादिर शाह जब भारत में आया था तो मुग़ल बादशाह जो मोहम्मद शाह हुआ करता था उसने बुलाया था सआदत खां को दिल्ली में लड़ने के लिए कि तू आ और यहाँ लड़। हालांकि देखिए हुआ क्या था, सआदत खां ने भी नादिर शाह को दिल्ली आने के लिए, थोड़ा दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए उसने क्या किया था, थोड़ा उसको उत्प्रेरित किया था और उसको बोला था कि तुझे 20 करोड़ रुपए मिलेंगे अगर तू दिल्ली पर आक्रमण करेगा तो। अब दिल्ली पर आक्रमण किया उसने और 20 करोड़ रुपए उसे नहीं मिले, इसलिए भैया नादिर शाह के डर से ही इसने तो अपना वादा पूरा नहीं करने की वजह से 1739 ईस्वी में आत्महत्या ही कर लेता है। भाई 20 करोड़ रुपए मिले नहीं नादिर शाह को, अब भाई ये तो इसको बोलेगा 20 करोड़ दे, अब 20 करोड़ कहाँ से लाएगा, इसलिए इसने आत्महत्या कर ली थी। किसने? सआदत खां ने। इन लोगों ने क्यों साथ दिया उन लोगों को? क्योंकि ये लोग दिल्ली दरबार से पूरे तरह से परेशान हो चुके थे यहाँ पर गुटबंदी से। ये देखिए अवध का उस काल में क्षेत्र हुआ करता था। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये लखनऊ वाला क्षेत्र है ना, बहुत बड़ा क्षेत्र अवध में हुआ करता था। अब आगे चलते हैं। अब सआदत खां की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद में उसका दामाद और भतीजा, देखिए इनमें से शादी हो जाती है, तो दामाद और भतीजा होता है सफदरजंग। सफदरजंग जो है वो अवध का नवाब बनता है और वो मुग़ल साम्राज्य का वजीर भी बनता है 1748 ईस्वी में। इसके बाद उसे इलाहाबाद का प्रांत भी दे दिया जाता है। तो आप देखिए कहाँ, लखनऊ, अवध वाला पूरा इलाहाबाद तक का इनका क्षेत्र इनमें आता है। उसने क्या किया, जो रुहेल खंड में जो रुहेल होते थे और बंगश पठानों के खिलाफ भी लड़ाइयाँ लड़ता है और सबको वो हरा देता है। और इनको हराने में जो मराठे और जाट है वो भी इसका साथ देते हैं। किसका? सफदरजंग का। और इसलिए साथ देने के बदले मराठों को उसे 25,000 रुपये प्रतिदिन और जाटों को 15,000 रुपये प्रतिदिन देने होते हैं। ये मराठे बाद में, शिवाजी के बाद में मराठे हैं ना, भाड़े के सैनिकों के जैसे काम करने लगे थे। इनको कोई भी पैसा देता ये उसके खिलाफ लड़ लेते। ये तो इतने खराब हो गए थे कि आपने समझ लो इनको 25,000 रुपये दिए इनकी तरफ से लड़ने के, आपके दुश्मन ने 35,000 दे दिए तो उसकी तरफ से लड़ लेते थे। ये एंड टाइम पे धोखा दे देते थे, ऐसे हुआ करते थे मराठे। तो इसीलिए तो इनका साथ नहीं दिया बाद में 1761 में किसी ने। अब सफदरजंग मर गया 1754 में। उसके बाद में राजा, यहाँ का नवाब कौन बनता? अवध का शुजा-उद-दौला। और शुजा-उद-दौला ये अवध का नवाब तो था ही, साथ ही साथ मुगल साम्राज्य का वजीर भी ये हुआ करता था। और इसने देखिए बक्सर के युद्ध में भी ये भाग लेता है। बक्सर का युद्ध होता है 1764 ईस्वी में, ये पढ़ेंगे आगे इसके बारे में। तो उसमें भी ये शुजा-उद-दौला, इसमें बक्सर के युद्ध में 3 लोग होते हैं। एक तो शुजा-उद-दौला, मीर कासिम जो बंगाल का नवाब होता है, फिर भाग आता है इधर, और एक होता है शाह आलम द्वितीय, ये मुगल सम्राट होता है ना। इस प्रकार से 3 लोग होते हैं बक्सर के युद्ध में। ये इसके बारे में आगे बाद में आराम से देखेंगे। अब ये क्या करता है, युद्ध में हिस्सा लेता है और रुहेलों को परास्त करके ये रुहेल खंड पर भी ये अधिकार कर लेता है। रुहेल खंड के बारे में भी आगे हम डिस्कस करेंगे अगले मतलब आगे वाले आने वाले चैप्टर्स में, ठीक है। 1775 में शुजा-उद-दौला की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद आसिफ-उद-दौला वहाँ का नवाब बनता है, जो अपनी राजधानी फैजाबाद से लखनऊ ले आता है। आसिफ-उद-दौला के काल में इनकी राजधानी लखनऊ बनती है, पहले फैजाबाद हुआ करती थी। 1819 में इस वंश का 7वां शासक होता है सआदत खां। सआदत खां ने राजा की उपाधि देखिए धारण की थी और अवध के स्वतंत्र नवाबों की अंतिम श्रृंखला में एक महान और बड़ा ही कला का प्रेमी नवाब आता है। शासक होता है यहाँ का नवाब वाजिद अली शाह, है ना, वो एक अंतिम होता है। इसके बाद में डलहौजी जो होता है वो इसके राज्य को हड़प लेता है और ब्रिटिश इंडिया में मिला लेता है ना। इस पर कुप जो शासन होता है उसका आरोप लगाकर ये हड़प लेता है। डलहौजी की राज्य हड़प नीति के बारे में आपने जाना ही होगा, पता ही होगा आपको, नहीं तो और जब हम पढ़ेंगे डलहौजी के बारे में तो और देख लेंगे। अब देखिए इस वाजिद अली शाह के बारे में थोड़ा कुछ जानना आवश्यक है, वो यहाँ देख लेते हैं। अब ये इसके बारे में देखिए क्वेश्चन बन सकता है यूपीएससी में। ये एक तो लास्ट नवाब हुआ करते थे, स्वतंत्र नवाब लखनऊ के, और ये कला के बहुत प्रेमी हुआ करते थे। ये खुद तो कलाकार थे ही थे, साथ ही साथ अपने दरबार में भी बहुत सारे लोगों को रखा करते थे। देखिए कत्थक इनके दरबार में बहुत चला करता था, कत्थक को इन्होंने बहुत प्रोत्साहन दिया। साथ ही साथ ठुमरी का विकास भी। ठुमरी देखिए एक अर्धशास्त्रीय अपने यहाँ गायन की एक शैली है। ठुमरी जो है ये भी इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है।
और इन्होंने खुद एक ठुमरी लिखी थी। ठुमरी इन्होंने बहुत सारी लिखी थी, और जब अंग्रेज इनको पकड़ के ले जा रहे होते हैं तो ये जाते जाते एक जो ठुमरी होती है वो गाते हुए जाते हैं, कौन सी, बाबुल मोरा नेहर छूट हो जाए। अब सोचिए ना, ये ठुमरी आप जाइएगा गूगल पर सर्च करके, यूट्यूब पे सुनिएगा, कितनी बढ़िया है ये। तो बाबुल मोरा नेहर छूट हो जाए, ये ठुमरी जो है गाते गाते ये विदा लेते हैं अपने महल से। फिर इन्होंने खुद ने बहुत सारी रागों का जो है विकास किया था। गायन की जो रागें होती हैं, जिनमें एक तो बादशाह और एक जूही जोगी राग महत्वपूर्ण हैं। साथ ही साथ इन्होंने एक प्रबंध पर, मैनेजमेंट पर एक पुस्तक लिखी थी, दस्तूर वजीदी नाम की, है ना। कितने ये आप कह सकते हैं कि विद्वान वो हुआ करते थे नवाब। फिर इन्होंने दीवाने अख्तर और हुस्ने अख्तर नाम से गज़ल संग्रह भी लिखा, इन्होंने गज़लें भी लिखी इन्होंने। किस नाम से, दीवाने अख्तर और हुस्ने अख्तर नाम से। साथ ही साथ देखिए, हिंदू मुस्लिम में ये कोई भेदभाव नहीं किया करते थे। कृष्ण लीलाओं का विशाल आयोजन ये करवाते थे, और उसमें कृष्ण की भूमिका तो ये खुद निभाते थे, है ना। रासलीला वगैरह जो होती है ना, उनमें कृष्ण की भूमिका ये खुद निभाया करते थे। फिर देखिए, गुलाबो सिताबो जो कठपुतली प्रचलित है, तो उस कठपुतली में जो चरित्र दिखाए जाते हैं वो नवाब वाजिद अली शाह के जीवन चरित्र से ही प्रेरित होते हैं, है ना। और होली का उत्सव जो होता था वो भी खूब धूमधाम से मनाया जाता था इनके काल में। और बराक, मुफ्ती मुंशी और आमिर अहमद अमीर जैसे कवि जो थे इनके दरबार में रहा करते थे। और देखिए, इनके बारे में एक और एक कहानी सी प्रचलित है, दंत कथा, कि जब इनको अंग्रेज पकड़ने आते हैं इनके दरबार में, तो ये महल में ही होते हैं, और सारी रानियां वगैरह और इनके सारे जो सेवक होते हैं वो सब भाग जाते हैं, और नवाब वाजिद अली शाह सिर्फ बैठे रह जाते हैं। और जब अंग्रेज आते हैं तो अंग्रेज इनसे पूछते हैं कि देखिए, सब लोग भाग गए, आप भी भाग सकते थे, आप भागे क्यों नहीं। तो ये कहते हैं, मैं भाग तो जाता पर मेरी जूतियाँ पहनाने वाला कोई नहीं था, है ना। इस प्रकार से इनके बारे में एक कहानी भी प्रचलित है। तो ये बड़े महान एक नवाब हुआ करते थे, इनके बारे में भी जान लीजिएगा थोड़ा सा। अब देख लिए, हमने बंगाल देख लिया, अवध देख लिया, अब हम देखते हैं हैदराबाद। हैदराबाद की स्थापना किसने की थी, तो चिनकलिज खां, जिसको आसफ जहाँ भी कहते हैं, तो इसका असली नाम, फिर इसने पूरा नाम इसका क्या हो जाता है, निजामुल मुल्क आसफ जहाँ प्रथम, पूरा नाम है इस प्रकार से। तो 1724 में हैदराबाद राज्य की स्थापना कर लेते हैं, और सैयद बंधु जो है उनको हटवाने में, यानी उनको मरवाने में इन्हें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, चिनकुलिज खां या निजामुल मुल्क आसफ जहाँ, एक ही बात है ना। तो सैयद बंधु जो हुआ करते हैं, अली खां वगैरह जो दो भाई थे, ये बहुत ख़राब आदमी हुआ करते थे। मुग़ल दरबार में बहुत इन्होंने गुटबंदियाँ करी थी, इन्हीं की वजह से पूरा मुग़ल दरबार ख़राब हो जाता है। अब 1720 से लेकर 1722 के बीच में ये दक्कन में अपनी स्थिति जो होती है बहुत बढ़िया से सुदृढ़ कर लेता है। और देखिए, 24 तक, 1722 से 1724 तक तो मुग़ल साम्राज्य का ये वजीर भी रहता है। देखिए, हमने देखा था शुजा-उद-दौला जो यहाँ का था, लखनऊ का हुआ करता था अवध का नवाब, और सआदत खां जो अवध का नवाब हुआ करता था वो भी वजीर थे। हैदराबाद का जो चिनकुलिज खां ये भी वजीर हुआ करता था, है ना। किंतु सम्राट के ढुलमुल रवैये तंग आकर ये दक्कन जाने का इसने निर्णय ले लिया था। ये बेचारा एक बार वापस दरबार में आता है और अपनी स्थिति सुदृढ़ करने की कोशिश करता है, पर सम्राट जो है वो कोई ठीक ठाक काम नहीं कर रहा होता है। सम्राट कौन, मोहम्मद शाह रंगीला। ये देखता है कि सम्राट आ रहे हैं लिपस्टिक लगा के दरबार में, बोल नंगे आ रहे हैं, कह रहे हैं कैसे लग रहे हैं, दारू पी में नाच रहे हैं। इसको लगा कि कोई यहाँ पर मामला बनेगा नहीं, चलते हैं दक्षिण में, अपना खुद का राज्य बनाते हैं। तो ये दक्कन में जाता है और हैदराबाद में अपने राज्य की स्थापना कर लेता है। और हालांकि देखिए, ये अपने जीवन काल में कभी भी मुग़ल सत्ता से अपने आप की स्वतंत्र घोषणा ये कभी नहीं करता है। जो भी ये कार्य करता है, सिक्के डलवाता है, लड़ाई लड़ता है ना, वो सारे काम ये, उसमें नाम जो है वो किसका आता है, मुग़ल साम्राज्य के, मतलब जो सम्राट होता है उसका ही अभी भी आता है ना। इस प्रकार से देखिए, ये हैदराबाद हुआ करता था, है ना, खूब बड़ा ये साम्राज्य हुआ करता था। और कहते हैं कि जब आज़ादी के वक्त, स्वतंत्रता के वक्त, तो निज़ाम जो हुआ करता था हैदराबाद का, और ये तो एक स्वतंत्र राज्य अपने आप का बनाना चाह रहा था, और ये बना भी सकता था, इसके बाद क्षमता भी थी। सबसे अमीर आदमी उस काल में हुआ करता था नवाबों में, अगर देखा जाए तो, है ना। ये देखिए, निज़ाम का यहाँ पर है, यहाँ पर मैसूर है, यहाँ पर जो है यहाँ त्रावणकोर का एक साम्राज्य हुआ करता था। इन सब के बारे में जानेंगे हम। यहाँ पर है एक आरकोट, है ना, आरकोट के रियासत। ये आरकोट जो है वो निज़ाम के अंदर में ही आया करते थे। और ये वाला जो क्षेत्र है पूरा, ये कर्नाटक इसे कहते हैं, है ना, ये कर्नाटक की रियासत होती थी। अब आप कहोगे सर मैसूर और कर्नाटक तो एक ही बात है, नहीं, आज एक बात है।
उस काल में कर्नाटक अलग था, मैसूर रियासत अलग हुआ करती थी। तो आज का जो कर्नाटक है उसका नाम भी मैसूर ही हुआ करता था पहले, इस राज्य का ही, तो बाद में परिवर्तित करके कर्नाटक किया गया। तो कर्नाटक पहले एक अलग रियासत हुआ करती थी, जो हालांकि उपनवाब हुआ करते थे निज़ाम के अधीन, परंतु बाद में ये जिस प्रकार से मुगलों से निज़ाम अलग हो गया, उसी प्रकार से निज़ाम से फिर ये कर्नाटक की रियासत अलग हो जाती है ना। ये निज़ामुल मुल्क है, मराठों से इसको खूब कठिनाइयाँ मिलती है, मराठों से खूब इसे चुनौतियाँ मिलती है। बाजीराव जो होता है, वही बाजीराव, मस्तानी वाला बाजीराव, वो इनको युद्ध में पराजित करता है, उस मूवी में भी दिखाया गया है ना। इस प्रकार से ये इसको युद्ध में पराजित कर देता है। और नादिर शाह जब आया था तो इसने मुगलों का साथ दिया था। नादिर शाह जब आया था 1739 ईस्वी में, तो निज़ामुल मुल्क ने किसका साथ दिया था? मुगलों का साथ इसने दिया था। और दिल्ली से लौटने के पहले नादिर शाह जो है उसने मुग़ल सम्राट को ये सलाह दी थी कि बेटा इस निज़ामुल मुल्क से तू सचेत रहिए, ये आदमी बड़ा चतुर चालाक आदमी है ना। फिर देखिए 1748 में इसकी मृत्यु हो जाती है, और इसके मृत्यु के बाद में ऐसा कोई योग्य निज़ाम वहाँ पर था नहीं जो अंग्रेज़ों से टक्कर लेते। और हैदराबाद जो है वही प्रथम राज्य ऐसा बनता है जो अंग्रेज़ों की जो वेलेजली लेके आता है, सहायक संधि वो स्वीकार कर लेता है, सब्सिडियरी अलायंस है ना, सब्सिडियरी अलायंस। सहायक संधि क्या होती है सब जानेंगे। तो सहायक संधि सबसे पहले स्वीकार कौन करता है? हैदराबाद का नवाब ही करता है। हालांकि इसके बाद में शौकत जंग और मुजफ्फर जंग, दो यहाँ पर राजा होते हैं, उनके बीच में मुजफ्फर जंग और एक और जंग कोई सा होता है, इनके बीच में चलता है थोड़ा सा उत्तराधिकार का युद्ध। उसमें फ्रांस और अंग्रेज ये दो अलग अलग उसमें पक्ष लेते हैं, और इस प्रकार से बाहरी शक्तियों को भी यहाँ पर हस्तक्षेप करने का मौका मिलता है ना। इस प्रकार से हमने देख लिया हैदराबाद के निज़ाम के बारे में। हैदराबाद राज्य भी स्थापित हो जाता है। कौन? चिनकुलिज खां है, निज़ामुल मुल्क आशफ जहाँ प्रथम इसे कहा जाता है, ये स्थापित कर लेता है। अब देखिए कर्नाटक है ना, कर्नाटक मतलब आज का कर्नाटक राज्य वाला कर्नाटक नहीं, ये वाला कर्नाटक। यहाँ पर देखिए आप, ये आपको जो क्षेत्र दिख रहा है यहाँ पर, ये हैदराबाद कर्नाटक नाम का एक यहाँ पर लिखा हुआ दिख रहा है आपको, हैदराबाद कर्नाटक है ना। तो ये हैदराबाद कर्नाटक मतलब हैदराबाद के अंतर्गत उप निज़ाम यहाँ हुआ करता था। मैसूर की रियासत तो ये रही, देखिए आप यहाँ पर है ना, जहाँ पर हैदर अली वगैरह, टीपू सुल्तान वगैरह होते हैं, इनके बारे में कल के लेक्चर में हम जानेंगे। तो ये हैदराबाद की रियासत जो देखिए यहाँ पर आप देखिए, हैदराबाद एक नवाब हुआ करता था, हैदराबाद के नवाब के तहत ही हुआ करता था कर्नाटक का नवाब। अब देखिए कर्नाटक मुगल दक्कन का एक सूबा ही हुआ करता था, और हैदराबाद के निज़ाम के अधिकार के क्षेत्र में आया करता था कर्नाटक। परंतु जिस प्रकार से व्यवहार में निज़ाम जो था वो दिल्ली की सरकार से स्वतंत्र था, उसी प्रकार से कर्नाटक का नवाब जो नायब सूबेदार था वो हैदराबाद के नवाब से उसी प्रकार से स्वतंत्र रहता है, और वो अपने आप को फिर मुक्त घोषित कर लेता है। और वहाँ का नवाब सदातुल्ला खां होता है, आरकोट को अपनी राजधानी बनाता है। तो देखिए एक बार यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ लिया था कि कर्नाटक जो रियासत है वो पहले हैदराबाद का ही भाग हुआ करती थी, तो हाँ हुआ करती थी। ये इस प्रकार से क्वेश्चन बन गया था यूपीएससी में स्टेटमेंट। अपनी कम्युनिटी पोस्ट है ना, उसमें मैं सुबह सुबह डालता हूँ क्वेश्चन, तो वो आपको वहाँ पर से जाके जो भी एग्जाम में रिलेटेड क्वेश्चन आए ना, जो मैं पढ़ा रहा हूँ, चाहे ज्योग्राफी हो चाहे हिस्ट्री हो, तो वहाँ पर क्वेश्चन आपको सुबह सुबह एक मिलेगा, उसको आप अटेम्प्ट करिएगा। उससे क्या होता है कि आपको पता भी लगेगा कि हाँ हम सही डायरेक्शन में पढ़ रहे हैं कि नहीं, या उसमें कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि वो इनडायरेक्टली सोच के आपको आंसर देना पड़ता है ना, इस प्रकार से। तो क्वेश्चन वहाँ पर बन गया था। तो आरकोट जो है उसको राजधानी ये बनाता है, और उसका अपना बेटा होता है, भतीजा होता है दोस्त अली, नाम भी देखिए क्या है। दोस्त अली जो है वो हैदराबाद के निज़ाम की उत्तराधिकारी, उसको हैदराबाद के निज़ाम की आज्ञा के बिना ही उसको अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देता है। और मराठे जो थे वो 1780 में दोस्त अली को बाद में मार देते हैं, और दोस्त अली का उत्तराधिकारी बनता है सफदर अली। और यहीं से जो है बाद में इनके योग्य उत्तराधिकारी नहीं होते, और योग्य उत्तराधिकारी की नहीं होने की वजह से यूरोपीय कंपनियां जो थी वो कर्नाटक को अपने राज्य में मिला लेती हैं। कर्नाटक, आंग्ल कर्नाटक जो युद्ध होते हैं वो भी हम आगे देखेंगे है ना, जब हम जो भारत में जो ब्रिटिश सत्ता स्थापित हो रही है उस वाले चैप्टर में हम देखेंगे। इस प्रकार से कर्नाटक पहले निज़ाम का ही भाग हुआ करता था है ना, आरकोट वाला क्षेत्र भी इसे कहते हैं। हो गया, आज का लेक्चर हम यहीं समाप्त कर लेते हैं। आज हमने क्या क्या देख लिया? आज हमने देख लिया कि मुगल्स जो वो हुआ करते थी पूरी रियासत, उसमें से कौन कौन अलग हो गए। सबसे पहले हमने देखे बंगाल। बंगाल में मुर्शिद कुली खां इसको स्वतंत्र करा लेता है। उसके बाद अलीवर्दी खां आता है,
और यहाँ का एक और महान नवाब होता है सिराजुद्दौला, जिसको षड्यंत्र करके हरा दिया जाता है ना। इस प्रकार से बंगाल का देख लिया। फिर हमने देखा अवध का, है ना। तो शुजाउद्दौला वहाँ का होता है। सआदत खां जो होता है वो पहले स्वतंत्र स्थापित करता है, उसके बाद में इसी में आगे आता है शुजाउद्दौला। और जब भारत पर आक्रमण होता है अफ़गानों का, जिसमें अहमद शाह अब्दाली आता है, अहमद शाह अब्दाली, या आगे और पढ़ेंगे हम, मराठाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो अहमद शाह अब्दाली होता है, तो पानीपत के तृतीय युद्ध में शुजाउद्दौला होता है, वो साथ देता है अहमद शाह अब्दाली का, मराठों का साथ नहीं देता है। और इसके एक महान नवाब के बारे में हमने देखा था, वाजिद अली शाह। वो वाजिद अली शाह के बारे में देखिए, क्वेश्चन पूछ सकता है यूपीएससी, याद रखिएगा। उसने बादशाह और जो रागों की जो है वो रचना की थी, इस प्रकार से, है ना। उसके बाद में हमने देख लिया हैदराबाद, चिनकुलिच खां, है ना, चिनकुलिच खां, जिनको आसफ जहाँ प्रथम भी कहते हैं। और फिर हमने देख लिया था किसका, कर्नाटक का नवाब, कर्नाटक की रियासत, जो पहले हैदराबाद की ही रियासत, इसका उप यहाँ पर सूबेदार हुआ करता है, फिर बाद में ये अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लेते हैं। इसे कारकोट इसकी राजधानी हुआ करती थी, है ना। इस प्रकार से हमने देख लिया कर्नाटक की। आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं। कल का जो लेक्चर होगा उसमें और जो रियासतें होती हैं जो अपने आप को स्वतंत्र घोषित करती हैं, और फिर लास्ट में आते आते अंग्रेज जो है वो अपने आप ब्रिटिश भारत जो होती है उसमें उनमें उनको मिलाते जाते हैं। तो आज का चैप्टर यहीं समाप्त करते हैं। इस लेक्चर के आपको PDF चाहिए, जो कि आपको बिल्कुल चाहिए, तो आप जाइए लर्निफाई अनलॉकिंग नॉलेज के नाम से, टेलीग्राम पे अपना चैनल है, यहाँ से आप स्कैन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक भी है, आप वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप जो है लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको कोई सलाह लेनी हो या कोई सलाह देनी हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें लिख सकते हैं। बड़े ही लोकतांत्रिक ढंग से हम अपने इस छोटे से परिवार को आगे बढ़ाएंगे। नमस्ते, धन्यवाद।